हेलो गाइस। तो आप सबको आज मैं अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा मतलब पोर्शन है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, जो आप सभी के कंपटीशन में या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है याद करने की, वो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट आप पहले देख लीजिए कि मतलब अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार शब्द जो है ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। अलम एवं कार के योग से बना होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करना। ठीक है। अलम जो कार, यहाँ अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। कार का मतलब करना। तो अगर मतलब एक आभूषण, जैसे क्या कहते हैं कि एक स्त्री जैसे आभूषण या गहना पहनती हैं तो श्रृंगार करती हैं, मतलब एक उनका क्या है, शोभा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से ये खास करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग अलंकार कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकती है कि मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं, तो अलंकार होते हैं। आज ये अलंकार के भेद। तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मतलब अलंकार जो है दो वे से, मतलब दो तरीके से बताया जाता है। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और एक अन्य होता है उभय अलंकार। लेकिन हम पहले पहले आपको अर्थालंकार बताते हैं। ठीक है, जो अर्थ की दृष्टि से होती है, अर्थ की दृष्टि से होती है, जिसमें पहला है उपमा अलंकार। आप गौर से देखिएगा और बहुत ही सरल भाषा में समझिएगा। तो देखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइफेन कहते हैं, तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके साथ सा, सी, से, सम, सरिस आए तो वह उपमा अलंकार होगा। याद रखिएगा, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन उसके साथ क्या आएगा, सा, से, सी, सरिस, सम आए तो वह उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे देख लीजिए, चंद्रमा, चंद्रमा के साथ हाइफेन आया, योजक चिन्ह आया और उसके साथ सा आया। तो ये जब भी आएगा ना तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे देखिए कमल के साथ क्या आया है, सा आया है, और कमल के साथ हाइफेन भी आया, लेकिन हाइफेन के साथ योजक चिन्ह के साथ अगर सा आएगा हम समझेंगे वह उपमा अलंकार है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ हाथी शब्द है, इसके साथ हाइफेन आया है, उसके साथ फिर सा आया है, और मतलब हाइफेन के साथ सा आ गया, हम क्या समझेंगे, उपमा अलंकार। लेकिन याद रखिएगा, हर योजक चिन्ह वाला ना उपमा अलंकार ही नहीं होता। याद रखना है कि योजक चिन्ह का साथ, योजक चिन्ह के साथ सा, से, सी, सम, सरिश आए तो हम समझेंगे वह उपमा अलंकार है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए, देखिए यहाँ पे जो है रूपक अलंकार है। तो ये तो आप जान सकते हैं कि रूपक, रूपक मतलब रूप, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार उसमें क्या होता है, तो योजक चिन्ह के साथ सा, से, सी, सम, सरिश आएगा। जबकि रूपक अलंकार में है जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, मतलब सिर्फ हाइफेन ही आए और शब्द सा, से, सी, सम, सरिश न आए, मतलब ये नहीं आएगा ये सारी चीज़, सा, से, सी, सम, सरिस, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब माँ मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, दोनों शब्द के बीच तो हाइफेन है, योजक चिन्ह है, पर सा, से, सी, सम, सरिस नहीं आया। तो अगर नहीं आएगा सा, से, सी, सम, सरिस तो वो रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ चरण कमल बंदो हरिदाई, ये काफ़ी बार पूछ रखा है कंपटीशन से लेकर के नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम्स में। चरण कमल बंदो हरिदाई, चरण कमल के बीच हाइफेन है, योजक चिन्ह है, और सिर्फ योजक चिन्ह ही है, सा, से, सी, सम, सरिस नहीं है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है। राम कृपा भव निशा शिरानी, यहाँ पे देखिए भव और निशा के बीच हाइफेन है, सिर्फ हाइफेन ही है, योजक चिन्ह है, इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा, रूपक। अब आ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है। यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, ईव, मनु, जनु, जान, जनऊ, मनऊ आदि आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखिएगा, ज्यों, मानो, ईव, मनु, जनु, जान, जनऊ, मनऊ, ये सारी चीज़ आएगा ना तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ पे देखिए जनु लिखना हुआ है ना, तो जन जब भी लिखा हुआ तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पे नेत्र मानो कमल है, तो मानो लिखा हुआ तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए ये मनोह वाला है, हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर,
मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हम बोल देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। मतलब नदियाँ है, घोड़ा कैसे पार उतरेगी, तो ये क्या हो गया, बढ़ा चढ़ा कर। फिर देखिए, राणा ने सोचा इस पार, मतलब राणा इसी पार था कि उसका चेतक उस पार चला गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा मैं मुझे इतना भूख लगा है कि मैं पहाड़ को खा सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, पहाड़ को खाना देखिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, यहाँ पे है मानवीकरण अलंकार। ये भी बहुत अच्छा मतलब इससे भी क्वेश्चन पूछ रखे गए हैं। कहता है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, चाहे पेड़ पौधे हो गए, बादल हो गए आदि में अगर मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, मतलब जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं मानवीय भावना का वर्णन होगा, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे क्या, फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या वास्तव में फूल हंसते हैं? ये क्या है, एक मानव के बिहेव का, मतलब मानव के मतलब क्या कहते हैं, गुण का वर्णन किया गया किसमें, फूल में, जो प्राकृतिक वस्तु है। या कलियां मुस्काई, कली क्या हो गए, मुस्काए हैं, तो ये क्या हो गया, मानव के बिहेव का, मतलब मानव के जैसा। तो जब प्राकृतिक चीज़ में हम देखेंगे मानव के बिहेव, मानव के व्यवहार, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। अब नेक्स्ट डे आपको मैं बताऊंगा शब्द अलंकार के भेद। थैंक्स।